नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रनिंग में था एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन, उसकी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसको स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम इस पूरे चैप्टर में मेथड पढ़ने वाले वो ये 3 मेथड है: इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो ये जो 3 मेथड हैं ये पूरे चैप्टर में है। जो आपका चैप्टर का मीनिंग ये नहीं है कि पूरा 7 चैप्टर हो गया, इसका मीनिंग है कि जो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो उस पूरे टॉपिक में आपको ये 3 मेथड पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.7 तक है। तो 7.7 तक हम ये 3 मेथड पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 7.2 से पहले ये तीनों मेथड जो है इनका नाम दे रखा है, ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो बाकी 2 मेथड हैं, बाकी की जो एक्सरसाइज हैं उनमें कवर करेंगे इनको। तो अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करें तो इनको एग्जांपल के बजाय जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वही सबसे बेटर एग्जांपल्स हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। एक्सरसाइज 7.2 इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 37 और 2 आपके पास एडिशनल क्वेश्चन है, यानी टोटल 39 क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? टिक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो इसके बाद 2 और हैं। तो सबसे पहले इस पेज में जो क्वेश्चन है आज के वीडियो में यही हो पाएंगे, 17 क्वेश्चन है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन जो रखे वो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसका? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अभी तक हमने इंस्पेक्शन मेथड को समझा था। अब प्रॉपर जो मेथड है इंटीग्रेशन का, पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, उसको हम स्टार्ट करें। तो सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या है? हमको किसी एक ऐसी टर्म को किसी दूसरे वेरिएबल सपोज t में कन्वर्ट करना है ताकि जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमको दूसरी वाली टर्म मिल जाए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा। 2x का जानता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जानता हूँ, लेकिन क्वोशिएंट रूल इसमें अप्लाई नहीं होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको ऐसी टर्म सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे बाकी की जो टर्म है या उसके कुछ पार्ट्स हमको मिल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दूं t से, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ किसी वेरिएबल t से, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो मेरे को बाकी की जो टर्म बची हुई है उसका कुछ पार्ट मिलना चाहिए या पूरी एज इट इज मिलनी चाहिए। कुछ पार्ट का मीनिंग ये नहीं है कि कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट हमारा टारगेट नहीं होगा, कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो वेरिएबल है ना वो डेफिनेटली मिलना चाहिए dx के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे x dx इस टाइप की टर्म आनी चाहिए, या फिर 2x dx आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, x dx आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, पचा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, इसको मैंने t सब्सटीट्यूट कर दिया। अगर मैं इसको t सब्सटीट्यूट करता तो डिफरेंशिएट करने पे मेरे को ओनली 2 मिलता, लेकिन नीचे तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो टर्म नहीं मिलती, इसलिए मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया, इसको t से रिप्लेस किया, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका तो 0, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, वो आ रहा है। अब dx और चाहिए, तो अब भी हमने बोला ना कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो आएगा 0 प्लस इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, और x को हम सॉरी t को हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? dt बाई dx, ठीक है। अब ये तो इधर क्या है, लेफ्ट साइड 2x है, तो मैंने क्या किया, इस dx को इधर ट्रांसफर कर दिया, और इधर क्या बचेगा फिर? dt, तो 2x dx मिल गया, तो न्यूमरेटर के बदले क्या लिखेंगे? dt, ओके। अब हमारा काम आसान हो गया। हाँ, एक चीज और, जब भी हम आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्ट मैं वेरिएबल इधर जो x वेरिएबल है उसके साथ डिफरेंशिएट करने के बाद मैं dx लगाया करूंगा, ठीक है। बार बार ये नहीं लिखूंगा dt बाई dx फिर dx को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये स्टेप ना लिख के हम सीधा dx को वेरिएबल x वाले की तरफ लिख देंगे, x वाली जहां पे टर्म होगी उधर लिख देंगे, ठीक है। तो 2x dx देखो न्यूमरेटर में एज इट इज देखने को मिल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन, इसके बदले सपोज ये i है हमारे पास, ये जो इंटीग्रेशन है ये i के इक्वल है, तो अब ये i के इक्वल क्या आएगा?
इसको लिखेंगे, एक मिनट, आई इक्वल, तो ये बनेगा 2x dx, इसके बदले तो dt, तो न्यूमरेटर में तो लिखा मैंने dt और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख रखा है, t लिख रखा है। एक चीज और, जब आपने वेरिएबल x को t फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है तो इधर बाय द वे अगर कोई x की टर्म बच भी जाती है तो उस x को यहां से सोल्व करके t की फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे तो नहीं बच रही है, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे x वाली टर्म भी देखने को मिलेगी, तो उस x को हम यहीं से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। उस x को t की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने उस वेरिएबल को t फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे dt आ रहा है, इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, उस x को आपने t से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो dt बाई टी आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है क्या आएगा, log t, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया था तो क्या आया था, log x आया था, लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या आ गया, वेरिएबल t आ गया, तो क्या बनेगा इसका log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, उसको लिखा। अब वापस से आपको t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी, log t क्या देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, log x होल स्क्वायर अपॉन x, log x होल स्क्वायर अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो एक तो आ रहा है 1 अपॉन एक्स और एक है आपके पास log x। अगर मैं 1 अपॉन एक्स को सब्सटीट्यूट कर दूं t, तो जिसको हम t से सब्सटीट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। 1 अपॉन एक्स को मैंने t से सब्सटीट्यूट किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इनवर्स t। तो डिफरेंशिएट करो, क्या ऊपर वाली टर्म मिलेगी, क्या आएगा -1 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी। क्या ये log में आ रहा है, नहीं आ रहा, सोल्व करोगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही लिख पाओगे इसको, और इधर क्या आएगा dx dt, ये बन जाएगा, ठीक है। आपने इसको सब्सटीट्यूट किया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बता रहा है, ये तो है नहीं हमारे पास, वैसे भी ये जो log x है ये भी नहीं आया हमारे पास, तो अब क्या करें। तो अब ये तो हम कंफर्म हो गए कि 1/x को सब्सटीट्यूट करना t से हमारी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो क्यों ना log x को सब्सटीट्यूट किया जाए। अगर मान लो मैं log x को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ t से, तो डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन एक्स dx और इधर क्या dt, क्या 1/x dx देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है जी, dx अपॉन x आ रहा है, तो ये हमारा सुटेबल सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी को हम अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो अब इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं, किसको, log x को t से रिप्लेस करते हुए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पुट, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, पावर कुछ भी हो एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन जो मेन फंक्शन है उसको सेलेक्ट करना सबसे बड़ी आपके पास चुनौती होगी आपके सामने, ठीक है। तो log x को मैंने t से सब्सटीट्यूट किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/x, log x का 1/x और इधर dt बाई dx, तो मैंने क्या बताया था, dx को x वाले की तरफ लिखेंगे और इधर dt लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो ये जो फंक्शन है इसमें dx बाई एक्स देखने को मिल रहा है ना, उस dx बाई एक्स के बदले क्या पुट कर देंगे dt, ठीक है। सपोज ये i के इक्वल है, तो अब यहाँ पे मैं अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ इसमें i में, तो मेरे को क्या मिलेगा, i इक्वल इंटीग्रेशन log x को मैंने किससे सब्सटीट्यूट किया है, t से, तो ये तो बन गया अंदर वाला t और इसकी एक्सपोनेंट 2 है, दैट इज t स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्या बचा, dx अपॉन x, तो dx अपॉन x इसके बदले में क्या लिख रहा हूं dt। अब ये x राइज टू पावर n फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है, इसको तो हम अच्छे से जानते हैं, क्या बनेगा, एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर दो और अपॉन जो नई पावर आई उसको लिख दो और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन वेरिएबल t आ रहा है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में तो t नहीं था, x फॉर्मेट में था, तो क्यों ना इस t की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पे सब्सटीट्यूट की जाए। तो अगर मैं अब यहां से t की वैल्यू देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, log x मिल रहा है, ठीक है। तो t को वापस से x में रिप्लेस करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है, log x आ रही है, तो log x को यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 1/3 को एज इट इज रखा और ये जो t है इसकी वैल्यू पुट कर दी log x, होल क्यूब है तो होल क्यूब अप्लाई किया और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन है वो है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x।
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको सपोज आई बोल दिया मैंने, ओके। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले। डेनोमिनेटर में एक्स कॉमन आ रहा है, तो ऊपर तो डी एक्स लिखा और नीचे से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस log x मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक तो ये पूरी वेरिएबल टर्म है और एक ये है, आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं ना, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर है। तो अगर मैं 1/x को t से रिप्लेस करूं तो x से राइज टू पावर -2 करके ऐसा कुछ मेरे को डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेगा। वो तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको तो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्या मैं log x को पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं log x को t से रिप्लेस करूं, t से पुट सब्स्टिट्यूट करूं, तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x मिलेगा, और 1/x यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो अब इस 1 का क्या करें, चाहो तो आप केवल इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर अगर आपने 1 ले लिया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसको डिफरेंशिएट करने पे 1 का तो 0 हो रहा है, उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन साथ में 1 प्लस log x पूरे के बदले t लिखा जाएगा, और अगर आपने 1 नहीं लिया, केवल log x लिया तो भी ठीक है, लेकिन वहां पे 1 प्लस t फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। उससे बेटर क्या रहेगा कि आप 1 प्लस log x को ही t से रिप्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट 1 प्लस log x, इसको मैंने रिप्लेस किया t से। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का 0, log x का 1/x, और dx इक्वल dt, ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx अपॉन, ऐसे नहीं, इस टाइप से, 1/x इंटू 1/1 प्लस log x, ओके, और dx ऐसे लिख दिया मैंने। और यहां पे अब आप देख रहे होंगे 1 प्लस log x को मैंने t से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये तो बन गया 1/t, और 1/x dx, इन दोनों के बदले क्या लिखा जाएगा, dt, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं i इक्वल इंटीग्रेशन 1/x dx, इसके बदले तो क्या लिखेंगे, dt, ये लो जी लिखा गया, और अपॉन 1 प्लस log x के बदले t। अब बताओ dt/t क्या आएगा, log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रेस्पेक्ट टू t, क्या लिखा जाएगा, log t, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल t नहीं था, x था, तो इस t को x में इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से t की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, 1 प्लस log x, तो जहाँ पे t है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस log x लिखेंगे। तो मैंने लिखा log 1 प्लस log x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। तो नंबर 4 में ये इंटीग्रेशन आपको करना है। सपोज इसको मैंने i से डिनोट कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैं sin x को, सपोज sin x को मैं t से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, cos x dx इक्वल dt, ठीक है। तो ये cos x अलग से टर्म नहीं है, ये इस साइन का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos x dx नहीं बोल सकते इसको कि cos x dx है तो इसको dt लिख दे, नहीं, साइन का एंगल cos x है केवल, मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई में होता तो इस पूरे के बदले ये पुट कर देते, dt पुट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन हमको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं इस cos x को t से रिप्लेस करूं, अगर मैंने cos x को रिप्लेस कर दिया t से, तो क्या आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करो, माइनस sin x dx इक्वल dt, वो माइनस मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। साइन को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बचा देंगे, ठीक है। लेकिन sin x dx क्या आपको और भी टर्म मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, sin x dx, तो उसके बदले माइनस dt आ जाएगा, और साइन और इसको हमने t से रिप्लेस किया था तो sin t बन गया। केवल और केवल इंटीग्रेशन में sin t बचेगा, उसको हम अच्छे से जानते हैं, माइनस cos t हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है। क्या अगर मैं साइन एंगल विद cos x इसको t से रिप्लेस करूं तो क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन और इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, ठीक है। जैसे sin x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, cos x आएगा। अब इस एंगल को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस sin x आएगा, और dx dt आएगा। तो क्या आपके पास cos x dx देखने को मिल रहा है, ये वाली टर्म तो नहीं है, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा आ रहा है। sin x तो मिल गया, sin x dx मिल गया, लेकिन ये फालतू का आ रहा है, तो इसको हटाने
की हमने चाहे की थी, ठीक है, ये तो हट गया, लेकिन इसके बदले इसका भाई आ गया, तो क्या इन्हीं में लगे रहेंगे? नहीं करेंगे ऐसा। इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कौन सा है? cos x वाला, जो इसका एंगल आ रहा है। तो आपको जो ऊट पटांग सा फंक्शन दिखता है ना, जैसे कि साइन के एंगल में cos x आ गया, इस टाइप के जो फंक्शंस है फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दिया करो सब्स्टिट्यूट टी करने की, ठीक है। ओके, तो अब हम भी यहाँ पे यही करने वाले हैं, cos x को रिप्लेस करेंगे, cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t से। पुट cos x इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करो, माइनस आएगा यहाँ पे, ये मान लो कि यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है, और cos x का माइनस तो लिख ही दिया, sin x dx इक्वल dt, उस माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ sin x dx आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं है? मिल रहा है, sin x dx, उसके बदले तो क्या आ गया? माइनस dt आ गया, ठीक है। तो i क्या बनेगा? i इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसके बदले माइनस डी टी, तो ये लो माइनस, तो यहाँ पे डी टी लास्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के बदले तो लिख दिया मैंने, लेकिन ये क्या है? देखो साइन साइन और कोस एक्स को हमने क्या माना है? टी लिखा है ना, तो साइन टी हो गया। ये साइन टी को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव आता है और एक ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बनेगा? कोस टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कोस टी क्या है? देखो कोस एक्स है, तो टी के बदले मैंने लिखा कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसको मैं दो मेथड से आपको करवा रहा हूँ। एक तो ये, अगर मैं इस पूरे को t से सब्स्टिट्यूट करूं तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन के साथ, एंगल तो दोनों में सेम है, तो साइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? कोस मिलेगा, तो कोस और इसी एंगल के साथ आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ में जब इस चेन रूल से इसको सोल्व करोगे तो साथ में a भी आएगा, उस कॉन्स्टेंट a को तो हम बचा लेंगे, ठीक है। तो एक तो यही मेथड है, दूसरा वो बाद में बताएंगे, पहले इसको सोल्व करो। अब जरूरी नहीं साइन एक्स को ही सब्स्टिट्यूट करें, कोस एक्स को कर लो, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आएगा, उस माइनस साइन को राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा आगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? साइन ए एक्स प्लस बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ टी से। वैसे कोस ए एक्स प्लस बी से सब्स्टिट्यूट किया तो भी ठीक है, गलत नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट साइन को कर रहा हूँ, पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल सपोज टी। अब जरूरी नहीं टी ही सब्स्टिट्यूशन में ले, कोई भी ले सकते हो आप वेरिएबल एक्स के अलावा, ठीक है। और यहाँ पे जो ए और बी आ गए उनको भी नहीं लेना है, जेड ले लो, वाई ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ले लो, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या बनेगा? कोस, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में साइन नेगेटिव आता है, डिफ्रेंशिएशन में ये साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस में आएगा कोस का, कोस ए एक्स प्लस बी, लेकिन चेन रूल अप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन वाली तो इसका तो जीरो, और x का जो कोफिशिएंट है वो आगे आएगा a यहाँ पे, और क्या लिखते हैं? dx इक्वल dt, लेकिन हमको a नहीं चाहिए। देखो कहीं भी हमारे पास एंगल के अलावा कहीं भी हमारे पास a एज ए कोफिशिएंट नहीं आ रहा, तो इसको रिमूव कर दो। कैसे? cos ax प्लस बी dx, और इसको मैंने लिख दिया 1/a dt, इधर ला के लिख सकते हैं। तो जहाँ पे cos ax प्लस बी डी एक्स है, ये लास्ट में है, इस पूरे के बदले क्या लिखेंगे? 1/a एज ए कॉन्स्टेंट, तो इसको तो मैंने बाहर कर दिया, तो ये बनेगा i इक्वल 1/a इंटीग्रेशन, अब इस पूरे के बदले dt, 1/a तो लिखा गया, ये लो जी dt लिख दिया मैंने, ठीक है। और कौन बच गया? साइन ए एक्स प्लस बी, उसको आपने क्या लिख रखा है? t लिख रखा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने t, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन हम अच्छे से जानते हैं, क्या बनेगा? 1/a और इसका बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब वापस से t को x में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बनेगा 1/2a टी स्क्वायर, टी के ये है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ठीक है। एक तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इनके आंसर बहुत से हो सकते हैं इंटीग्रेशन में। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और सेकंड मेथड, यहाँ से एंगल दोनों सेम है, कौन सी फॉर्मेट देखने को मिल रही है? अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ तो साइन थीटा कोस थीटा, अगर यहाँ पे 2 लग जाए तो साइन 2 थीटा बन जाएगा,
तो 2 अगर मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा तो उसको कैंसिल करने के लिए 1/2 से आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, I इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ax प्लस बी कोस ax प्लस बी dx, ये लिखा मैंने, ठीक है। और अब ये बन गया 1/2, अंदर वाला बन गया साइन 2 थीटा फॉर्म, साइन 2 इंटू ax प्लस बी dx, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 एज इट इज एज ए कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा फॉर्म में, साइन का देख लो आप, इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दो, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस माइनस कोस, और ये जो एंगल है वो आएगा 2ax प्लस बी, ये आ गया, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो लीनियर एक्सप्रेशन आपके पास, उसमें जो x है वेरिएबल, इंटीग्रेशन वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो एक को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपकी जो बुक है उसमें ये वाला आंसर दे रखा है, ठीक है, ओके। एक चीज और, x का जो कोफिशिएंट था वो a नहीं था 2a था, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2a आएगा ना, तो वो 2 भी नीचे आएगा तो क्या बनेगा 4, ठीक है। तो ये बन गया -1/4a कोस 2 ब्रैकेट ax प्लस बी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आंसर बुक का है और ये आंसर अपने मेथड से आया है, ठीक है। लेकिन हम रट के थोड़ी जाएंगे कि बुक में आंसर क्या था, तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड ठीक है, ओके। अब 6th क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और 6th क्वेश्चन में अब की बार रूट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अंदर क्या है ax प्लस बी है, अगर मैं कांस्टेंट को t से रिप्लेस करूंगा तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो कांस्टेंट जैसे कि b है उसको तो हम सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, तो वेरिएबल टर्म होनी चाहिए हमारे पास, तो क्यों ना मैं इस पूरे को ही उठा लूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पुट ax प्लस बी, अभी तक हम क्या ले रहे थे, t ले रहे थे, अगर ये रूट के अंदर वाली मटेरियल है तो उसको टी स्क्वायर से रिप्लेस किया करो ताकि रूट हट जाए, वैसे अगर टी से कर दिया तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, रूट देखा, रूट है तो स्क्वायर से सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक्स वाली टर्म तो है नहीं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाली टर्म नहीं है तो ये भी एक्स वाली टर्म नहीं देगी, कम से कम dx तो आएगा डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। तो उसी से हम काम चला लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, और ax का क्या आएगा, a आएगा, x का तो 1 हो गया, और इधर क्या आएगा 2t, ठीक है। और dt बाई dx, तो मैंने dt लिखा और dx को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, ओके। लेकिन अब सॉरी dx, इधर dx आ रहा है dt नहीं, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर हमको तो केवल dx चाहिए था, अब ये फालतू का a आ रहा है, तो मैंने बोला ना कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको तो हम पहचाना जानते हैं, कैसे, इसको ट्रांसफर कर दो राइट साइड, तो dx की वैल्यू आई कि नहीं आई, आ गई। तो मैंने क्या लिखा इसको 2/a t dt, या फिर 2t/a dt, ठीक है, ये आ गया। तो dx को तो हम ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो i क्या बनेगा, देखो i इक्वल इंटीग्रेशन, अगर मैं अंदर वाले की वैल्यू देखूं तो वो क्या है टी स्क्वायर, और उस पर रूट लग रहा है, तो इस पे अगर मैं रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी बचेगा, तो इस पूरे के बदले तो आ गया टी, और dx की वैल्यू क्या है वो लिख दो 2/a t dt, इसको थोड़ा तमीज से लिख दो। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो मैंने बाहर कर दिया, 2/a, दोनों ही कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है t है, ठीक है। तो t वाली टर्म को सोल्व कर लो, क्या बनेगा टी स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो i इक्वल 2/a एज इट इज, और ये बनेगा t³ प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो कांस्टेंट में तो है 2/3a, 2/3a, और t³ t क्या है, देखो यहां से अगर मैं t देखूं तो √ax प्लस b है, ठीक है, लेकिन मेरे को करना क्या है, उसकी एक्सपोनेंट 3 करनी है, तो t³ का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं इस t की वैल्यू निकालूं तो रूट में है, मतलब ये वैल्यू है t की, ठीक है। अगर मैं वैसे लिखना चाहूं तो 1/2 एक्सपोनेंट है, अगर मैं इसकी क्यूब करूंगा तो 3/2 बनेगी कि नहीं बनेगी,
तो इसको लिखा मैंने ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी एज इट इज। ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7th है, इस 7th क्वेश्चन में आपके पास ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्यों ना मैं रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको टी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर दूं रूट को देखते हुए। तो इसको लिखा मैंने पुट अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसको लिखा मैंने टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, सॉरी अंदर वाले के बदले, ना कि रूट नहीं लगाना है। ओके, x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करो तो इसका 0 इसका 1 और इधर से जो dt बाई डी एक्स लिखेंगे तो उसको मैंने dx इधर ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, और इधर क्या आएगा टी स्क्वायर का 2t और फिर आएगा dt बाई डी एक्स, तो इधर dt बचेगा क्योंकि dx को तो हमने ट्रांसफर कर दिया राइट लेफ्ट साइड। ओके, तो इस dx के बदले तो हम 2t dt पुट कर देंगे, अंदर वाले के बदले टी स्क्वायर ताकि t आ जाए, लेकिन इस x का क्या करें। और मैंने आपको बोला था कि जब भी x वाली टर्म आएगी तो उस x की वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ से सोल्व कर लेंगे, उस x की वैल्यू को यहाँ से निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। ठीक है, तो अब ये i क्या बनेगा, देखो i इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो dx है उसकी वैल्यू क्या है 2t dt, तो 2 को तो मैंने बाहर किया, t ये वाला t और dt लिखना बाकी है ना। और इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले t आएगा इंटू t। ठीक है, और dt ये dt ये चलो लास्ट में यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और कौन बच गया, x बच गया। अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो क्या आएगा t की फॉर्म में टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने टी स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्या है टी स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी राइज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 टी स्क्वायर dt। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो i इक्वल 2 इंटीग्रेशन टी राइज टू पावर 4 dt माइनस 2 इंटू 2 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। i इक्वल 2 इंटू यहां से क्या मिलेगा t राइज टू पावर 5/5, एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर दिया, माइनस यहां से 4 इंटू टी राइज टू पावर 3 हो जाएगा और अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर दो x की फॉर्म में, ये क्या है 2/5 उसको लिखा, और यहां से t की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या आ रही है, ये वाला आ रहा है रूट x प्लस 2। यहां से जब आप सोल्व करोगे तो x प्लस 2 की एक्सपोनेंट हाफ आ रही है, उसकी पावर 5 करो तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक्सपोनेंट 5/2 माइनस माइनस ये क्या है 4/3 उसको लिखा, और यहाँ पे टी क्यूब, टी की वैल्यू क्या है x प्लस 2 की एक्सपोनेंट हाफ, उसकी क्यूब करो तो x प्लस 2 की एक्सपोनेंट 3/2 और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो 8th को देखते हैं। 8th में आपके पास ये फंक्शन है। अब आपको आसानी से अंदाजा हो गया होगा कि इसको हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। करते हैं तो इसको पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसका तो 0 हो गया और इसका क्या आएगा 4x। ठीक है, और इधर 2t टी स्क्वायर का 2t और साथ में dt बाई डी एक्स, तो dt को इधर लिखा और dx को इधर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचेगा 2x dx और राइट साइड क्या बचेगा t dt। अब यहाँ पे देखो x dx भी आ रहा है, पिछले में नहीं आ रहा था लेकिन अब की बार x dx आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x dx को कैलकुलेट करूँ तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2 t dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो i इक्वल इंटीग्रेशन x dx के बदले 1/2 t ओके और dt, ये लो dt यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कौन बचा x dx तो हो गया, ये बचा है ना। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको तो आपने टी स्क्वायर बोल रखा है, तो ये क्या बनेगा टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा t, तो यहाँ पे t आ गया। तो फाइनल आपके पास क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt।
आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। आई इक्वल ये बनेगा 1/2 इसका टी क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन करने पे, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, तो ये बन गया आपके पास 1/6 और टी क्यूब, टी क्या है आपके पास, अगर मैं इसका हटाऊं तो रूट, मतलब एक्सपोनेंट हाफ है इधर, और यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्यूब करोगे एक्सपोनेंट हाफ पहले से है तो 3/2 एक्सपोनेंट हो जाएगी इसकी, तो इसको लिखा मैंने 1 + 2x² एक्सपोनेंट 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर आ गया। 9th को देखते हैं। 9th क्वेश्चन में देखो, इसको हम टी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या, अभी चेक करते हैं। पुट x² + x + 1 = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2x + 1 ओके, इधर dt/dx, तो इधर मैंने कर दिया dx और इधर dt, लेकिन हमारे को 4x + 2 चाहिए हमको, तो 4x + 2 कब आएगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्यों ना मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 4x + 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 dt, ठीक है। तो इसके और इसके बदले तो 2 dt लिखना है मेरे को, देन आई इक्वल 2 को कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा मैंने, और इसके बदले dt लिखा जाएगा, ओके ये लो dt, और रूट के अंदर क्या है, ये वाली टर्म है, मिस्टेक कर दी, अगर आप इसको स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करते तो बेटर रहता, रूट हट जाता, कोई बात नहीं, टी से भी कर दिया तो अब देखो क्या दिक्कत होने वाली है, अगर मान लो बाई चांस आपने टी से रिप्लेस कर दिया तो अब ये वाली दिक्कत होने वाली है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको क्या लिखा है, टी लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको √t लिखूंगा, ओके। 2 इसके साथ dt और था, ये dt लिखा गया, ओके। तो यहाँ पे बनेगा 2 राइज टू पावर कितनी आएगी, t की एक्सपोनेंट हाफ लिख सकते हैं इसको, dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो, i इक्वल 2 एज इट इज, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इंटू t की एक्सपोनेंट, इसमें 1 ऐड करो तो कितना आएगा, हाफ + 1 3/2, और नीचे भी क्या आएगा 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ये 2 तो ऊपर आएगा तो 2 × 2 4 और नीचे 3 बनेगा, i इक्वल 4/3 और t राइज टू पावर 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, अब t की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 और ये बनेगा t देखो क्या है, ये वैल्यू, इसके एक्सपोनेंट 3/2, x² + x + 1 एक्सपोनेंट 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ये थोड़ा लोचा था, रूट में आएगा, फिर एक्सपोनेंट हाफ जो होती है उसको सोल्व करोगे तो फ्रैक्शन में सोल्व होगा इस टाइप से, बाकी आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पे t² लिखूँ तो देखो क्या चेंजमेंट होगा, तो इसको चलो मैं ये पे कर देता हूँ, ये t² तो क्या आएगा 2t dt, तो इसके बदले में 2t dt लिखता हूँ, इसके बदले क्या आएगा 2t dt, ठीक है। अगर आपने t² लिखा है उस केस में, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा 4t dt, तो इसको मैं 4t dt लिख रहा हूँ, 4t dt, ठीक है। तो 4x + 2 और dx, इसके बदले 4t dt, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको रफ कर दूं मैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, इसके बदले 4 आगे आ गया t और dt, ठीक है, ये आ गया। अब ये बचा, तो रूट के अंदर t² आ रहा है तो क्या बचेगा, t बचेगा इंटू t, ठीक है। ये हो गया आपके पास 4 इंटीग्रेशन t² dt, ओके। इसका क्या आएगा 4/3 और ये बनेगा t³, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t³ / 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है।
तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 4/3 टी क्यूब। टी क्या है, टी आपके पास रूट वाला है, इसके हटाओगे तो रूट वाला मतलब एक्सपोनेंट हाफ, और उसकी क्यूब करोगे तो पावर 3/2 वही आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं। ओके, अब ठीक है, 4/3 टी क्यूब प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया आपके पास। ओके, तो इसलिए ये नीचे इसलिए लिखा ताकि पीडीएफ में आपको ठीक लगे। ठीक है, हाँ, पीडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप ये जो सॉल्यूशंस हैं इनकी पीडीएफ एज ए सॉल्यूशन चाहते हो तो जो टेलीग्राम चैनल है सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको आप ज्वाइन करना। ठीक है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो 10th को देखते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे रूट एक्स जो है ना, रूट के अंदर एक्स, उसको अगर मैं टी स्क्वायर पुट करूँ तो क्या आएगा, डी एक्स इक्वल 2t dt। ठीक है, तो ये आ गया डी एक्स के बदले टी स्क्वायर और नीचे सॉरी डी एक्स 2t dt, 2t dt ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रूट एक्स है, इसके बदले तो क्या आ गया t, और यहाँ से x की वैल्यू टी स्क्वायर ये आ रहा है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2 इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा t dt, और नीचे से आपने t कॉमन ले लिया, t माइनस 1, ये t से कैंसिल हो गया 2। अब 1/t फॉर्मेट है तो क्या आएगा, लॉग में आएगा, t माइनस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट करोगे log t। अब देखो t क्या है आपके पास, t रूट एक्स, तो ये बन गया रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। या तो आप इस मेथड से सोल्व करो, ठीक है, अगर आप x को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हो उस केस में, या फिर मैं ऐसा कर रहा हूं नया मेथड। बाकी अगर आपके माइंड में कोई नया विचार नहीं आए तो आपके माइंड में डेफिनेटली यही विचार आएगा कि रूट के अंदर जो है उसको टी स्क्वायर से रिप्लेस करें। ठीक है, तो भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, और अगर मान लो नई टेक्निक से इसको सोल्व करना चाहो तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने इंटीग्रेशन, इसको रफ कर देता हूं मैं पहले, इसको मैं लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं, आई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा माइनस 1, क्योंकि सेकंड वाली टर्म में रूट एक्स है वो कॉमन आ गया। अब मैं इसको टी से रिप्लेस कर रहा हूं, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टी, तो क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स। क्या अपॉन रूट एक्स वाली टर्म देखने को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है जी, बन गया काम, डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, तो यहां से मेरे को 2 नहीं चाहिए तो अब मैं इसको लिख सकता हूं डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल 2 को ट्रांसफर कर दिया तो ये बनेगा 2 डी टी। ठीक है, तो आपको डी एक्स अपॉन रूट एक्स देखने को मिल रहा है, उसके बदले 2 डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने आई इक्वल 2 इंटीग्रेशन डी टी 2 डी टी इसके बदले आ गया, और इसको आपने क्या लिख रखा है टी, तो ये बनेगा 2, और इसका इंटीग्रेशन log t का सॉरी 1/t का log t आएगा, log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, i इक्वल 2 log t, t देखो क्या है रूट एक्स माइनस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। पिछले वाले में भी यही आ रहा था, उस मेथड से देखा तो भी। ठीक है, तो 11th को देखते हैं। 11th में आपके पास फंक्शन है x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स। तो क्यों ना रूट वाले जो क्वांटिटी है उसको एक्स स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट किया जाए, तो वही हम करेंगे यहाँ पे, पुट x प्लस 4 इक्वल टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसका तो 0 और इसका क्या आएगा x का 1, और इधर क्या मिलेगा 2t dt अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स को मैंने इधर ट्रांसफर किया और क्या बचेगा 2t dt। ठीक है, अब ये जो dx है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2t dt। ओके, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमको मिलेगी टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, i इक्वल इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है 2t dt, तो 2 को तो मैंने आगे लिखा और ये जो t dt है इसको यहाँ पे लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में एक टर्म और है और वो क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो अगर मैं इसको रूट के अंदर लिखूँ तो क्या आएगा टी स्क्वायर,
स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, टी आएगा, ठीक है। अब इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, आई इक्वल, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4 डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो यहाँ से मिलेगा 2 एज इट इज़, और इसका क्या आएगा टी क्यूब अपॉन 3, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 8, और 8 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 8t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू वापस से x की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करनी है, तो i आएगा आपके पास 2/3 टी क्यूब, यहाँ पे t क्या है अंडर रूट वाली टर्म है, मतलब x प्लस 4 एक्सपोनेंट हाफ है, उसकी क्यूब करोगे तो x प्लस 4 एक्सपोनेंट 3/2 माइनस 8t, t क्या है यहाँ पे अंडर रूट x प्लस 4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया। एक चीज़ और, आंसर देख के आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आंसर तो अलग आ रहा है इसका, वो इसलिए यहाँ से उन्होंने क्या किया 2/3 कॉमन ले लिया, ठीक है, और 2/3 के साथ यहाँ पे x प्लस 4 जो है उसकी स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या 3/2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा x प्लस 4 की एक्सपोनेंट 1 बचेगी, x प्लस 4 लिखा, आगे साइन नेगेटिव है, नेगेटिव को लिखा। अब ये वाली टर्म एज इट इज कॉमन आ चुकी है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 4, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था अपॉन में, तो इंटू 3 कर लो, 4 इंटू 3 12, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आना चाहिए, करके देखो 3 4 जा, 4 को 2 से करेंगे 8, वही आ रहा है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल 2/3 x प्लस 4 राइज टू पावर 1/2, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x माइनस 8 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अगर आपने यहाँ तक कर दिया तो भी ठीक है, अब एग्जाम में हम रट के थोड़े ना जाएंगे कि आंसर तो इसका ये वाला आ रहा था, ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c अप्लाई किया, बस छोड़ दो, सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, तो देखते हैं 12th क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ t से, तो मेरे को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, ठीक है, एक्सपोनेंट आगे आएगी 3 और फिर x की पावर 2 आएगा, लेकिन वो तो नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम, ठीक है, तो अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, क्या लिखा जाएगा इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 राइज टू पावर 1/3 इंटू, इसको मैंने ब्रेक किया x³ इंटू x² फॉर्म में dx एज इट इज। अब इसको मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ, पुट x³ माइनस 1 इक्वल t, तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा 3x² dx इक्वल dt, ठीक है, यहाँ से मेरे को x² dx मिल रहा है, x² dx, तो जब मैं x² dx की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा x² dx इक्वल 1/3 dt। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, देन i इक्वल इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 को तो हमने क्या लिखा है t लिखा है, और उसके एक्सपोनेंट क्या है 1/3 है, तो ये बनेगा t राइज टू पावर 1/3 इंटू ये क्या है t³, तो t³ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं तो t³ कितना आएगा, t³ नहीं x³ है, x³ इक्वल, तो इसको क्या लिखेंगे x³ इक्वल t प्लस 1, तो जहां पे x³ है उसके बदले क्या पुट करेंगे t प्लस 1, तो इसको लिखा मैंने ब्रैकेट t प्लस 1, और साथ में जो x² dx है उस x² dx की वैल्यू क्या है 1/3 dt, तो इंटू 1/3 dt लिखा। अब जो कांस्टेंट है उनको तो आगे ट्रांसफर कर देंगे, i इक्वल 1/3 इंटीग्रेशन, अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे t राइज टू पावर 1/3 इंटू t, तो t की एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस 1 4/3, प्लस इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा t राइज टू पावर 1/3 आएगा, ठीक है, और dt। ओके, अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से हमको मिलेगा i इक्वल 1/3, इसके इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा देखो t राइज टू पावर 1/3 तो सभी के साथ है ना, ब्रैकेट से बाहर लिखा मैंने, इसके एक्सपोनेंट में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/3, और नीचे भी 7/3 उसका रेसिप्रोकल, तो 3/7 t राइज टू पावर 7/3,
प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4/3, ठीक है, और नीचे 4/3 तो उसका रेसिप्रोकल 3/4, t राइज टू पावर 4/3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। i इक्वल 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, 1/7, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है t³ - 1, सॉरी x³ - 1, तो इसको लिखा मैंने x³ - 1, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 7/3 है, तो 7/3 लिखा, प्लस प्लस जब 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, 1/4 बचेगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1/4, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारे पास है x³ - 1, x³ - 1, और इसके एक्सपोनेंट क्या, 4/3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। या तो आप यहाँ पे छोड़ दो या फिर चाहो तो आप x³ - 1 कॉमन ले सकते हो, छोटी एक्सपोनेंट। अब इन दोनों में छोटी एक्सपोनेंट कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई टर्म कैंसिल नहीं होगी, तो आप यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हो, यहीं पे स्किप कर दो इसको। तो अब देखते 13th को, और 13th में यहाँ पे देखो 2 + 3x³ आ रहा है। अगर मैं x³ को t से रिप्लेस करूँ तो मेरे को डिफ्रेंशिएट करने पे न्यूमरेटर वाली टर्म देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो एजम्पशन है t सब्सटीट्यूशन करना, वो ठीक है। तो क्यों ना मैं इस कंप्लीट टर्म को रिप्लेस करूँ t से, उससे फायदा क्या होगा कि जो कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे कोई और टर्म है भी नहीं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ। पुट 2 + 3x³ इक्वल t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसका तो 0 आएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी, तो 3 × 3 9, 9x राइज टू पावर कितना आ जाएगा, 4। अच्छा, पावर कम करोगे ना तो कितना आएगा, 2। ओके, dx इक्वल dt, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ओनली x² dx चाहिए, तो इसको लिखा मैंने x² dx इक्वल 1/9 dt, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू है आपके पास सब्सटीट्यूट कर दो, i इक्वल इंटीग्रेशन x² dx के बदले 1/9 dt, 1/9 dt, और डेनोमिनेटर में आपके पास क्या था, 2 + 3x³, इसको आप क्या बोल रहे हो, t, और उसकी एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो इसको लिखा मैंने t³। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है 1/9 इंटीग्रेशन t राइज टू पावर -3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम अच्छे जानते हैं, तो क्या बनेगा, i इक्वल 1/9 एज इट इज, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करोगे तो -2, और नीचे भी -2, मतलब 1/-2 t राइज टू पावर 2, नीचे आएगी एक्सपोनेंट प्लस की हो जाएगी, ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा। अब ये जो t है इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा i इक्वल नेगेटिव साइन एज इट इज 1/18, डेनोमिनेटर में 1/18 इंटू 1/t², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 2 + 3x³ होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये अपोन है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 14th को देखते हैं, तो देखते हैं 14th में आपके पास log x भी आ रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होता है, वो भी आ रहा है, तो क्यों ना इसी को t से रिप्लेस किया जाए, और ये कह रहा है x > 0, ठीक है, मतलब अगर x 0 हो गया ना तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो उसके लिए log डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो log के अंदर जो हम मॉडुलस लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि वो पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। अब इसमें log x को मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1/x यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो dx/x आपको उसकी वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया log x इक्वल t, ठीक है, तो क्या आएगा, 1/x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल dt, तो ये बन गया dx/x, उसकी वैल्यू क्या है, dt आ गई है, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, देखो i इक्वल dt, और नीचे log x को आपने t लिखा है तो t राइज टू पावर m, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं t राइज टू पावर -m और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, i इक्वल t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंट जो भी है उसमें 1 ऐड कर देंगे, और डेनोमिनेटर में जो नई एक्सपोनेंट है उसको लिखेंगे, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c अप्लाई करेंगे, i इक्वल, अब t की वैल्यू पुट कर दो तो ये बनेगा 1/,
1 माइनस एम लिख सकते हैं इसको, ये लो 1 माइनस एम इंटू टी, टी देखो log x, तो मैंने लिखा log x, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, m माइनस एम प्लस 1 है, ठीक है, तो मैंने 1 माइनस एम लिखना है, ये लो 1 माइनस एम ऐसे लिख दिया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 15th क्वेश्चन। यहाँ पे हमको पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी से सब्सटीट्यूट करूँ तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को एक्स वाली टर्म मिलेगी जो कि न्यूमरेटर में देखने को मिल रही है, ठीक है। और इन कांस्टेंट कोफिशिएंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो क्यों ना कंप्लीट को ही टी से रिप्लेस किया जाए। तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 4 इंटू 2 8 वेरिएबल एक्स, और यहाँ से dx dt बाई डी आएगा, तो इधर मैंने dx लिखा और इधर dt, लेकिन हमको तो न्यूमरेटर में x dx मिला हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं x dx को कैलकुलेट करूँ तो उसको क्या लिखेंगे माइनस 1/8 dt। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। नाउ i इक्वल x dx के बदले माइनस 1/8 इंटीग्रेशन और dt, ठीक है, और डेनोमिनेटर में जो टर्म है उसको कंप्लीट को हमने t से रिप्लेस कर रखा है, तो dt बाई टी, ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन में, क्या बनेगा इसका 1/t का log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। अब t की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है 1/8 log, और t की वैल्यू पुट कर दो 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 16th है जो है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको आप एज इट इज डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो इसको मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा। आगे जब भी इस टाइप का फंक्शन आएगा तो उसको आप डायरेक्ट लिखोगे e राइज टू पावर 2x प्लस 3, और x का जो कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिखोगे, मतलब 1/2 e राइज टू पावर 2x प्लस 3 इसका आंसर, ठीक है। लेकिन कैसे, तो उस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे जो 2x प्लस 3 है इसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 2 से, पुट 2x प्लस 3 इक्वल t। अब डिफ्रेंशिएट करो, इसको करोगे तो 0, 2x का क्या आएगा 2, इधर dt बाई डी एक्स, तो dx इक्वल dt आ गया। यहाँ से dx कैलकुलेट कर लो 1/2 dt, ठीक है। तो अब यहाँ से i की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, i इक्वल dx के बदले 1/2 और लास्ट में dt लगा देंगे, और उससे पहले e की एक्सपोनेंट क्या आएगी 2x प्लस 3 को आपने t बोल रखा है, ठीक है, और dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा 1/2 e राइज टू पावर t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा। अब t की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करनी है 1/2 e राइज टू पावर t क्या देखो 2x प्लस 3, तो ब्रैकेट के अंदर लिखो या फिर वैसे लिखो 2x प्लस 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। लेकिन आगे फिर से कह रहा हूं मैं, आगे जब इस टाइप के इंटीग्रेशंस होंगे तो उसमें हम सीधा करेंगे e राइज टू पावर 2x प्लस 3 और x का जो कोफिशिएंट है उसको डायरेक्ट अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 17th, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस करूँ तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को एक्स की टर्म मिलेगी, तो न्यूमरेटर में भी वो अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं इसी एक्स स्क्वायर को टी से सब्सटीट्यूट करूँ, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टी। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये आएगा 2x dx इक्वल dt, और यहाँ से x dx ये हमको तो इस 2 को रिमूव कर दो राइट साइड 1/2 dt, ठीक है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में x dx है उसके बदले क्या लिखेंगे 1/2 dt, देन i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन x dx के बदले 1/2 dt, और डेनोमिनेटर में जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके एक्सपोनेंट क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, और उसको तो आपने t से रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 e राइज टू पावर माइनस t dt, ओके। तो अब ये बन जाएगा 1/2 e राइज टू पावर माइनस टी का e राइज टू पावर माइनस टी ही आएगा इंटीग्रेशन, ओके। लेकिन जो t का कोफिशिएंट है, जो इंटीग्रेशन वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको डेनोमिनेटर में लिखते हैं, तो -1 को हम नीचे लिखेंगे, तो ये लो माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब वापस से t की वैल्यू x की फॉर्म में लिखोगे, तो ये बनेगा -1/2 e राइज टू पावर माइनस t क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका राइट आंसर होगा।